नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। इसके पहले ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर हम बना चुके हैं, ये चौथा वीडियो लेक्चर होगा। अगर जो बच्चे ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर जा करके देख ले, तभी ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपको पता होगा बेटा, कौन सा चैप्टर चल रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। कक्षा 10 की फिजिक्स स्टार्ट कर दिए हैं। फिजिक्स में 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। पहले चैप्टर का समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे हैं, इसमें 3 लेक्चर हो चुका है। आज हम आपको कराने वाले बेटा चौथा लेक्चर। चौथा लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो होगा परावर्तन के प्रकार। इसके पहले हवाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने परावर्तन के नियम देख लिया था बेटा, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को खूब बढ़िया से परावर्तन के नियम समझ में आ गए होंगे। और वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पसंद भी किया था, हमने देखा था वीडियो, आपके कमेंट पढ़ा था बेटा। आपके कमेंट पढ़ करके हमें बहुत खुशी होती है। अगर आपको समझ में आता है बेटा वीडियो लेक्चर तो ज़रूर कमेंट किया करिए। अगर कोई डाउट आता है तब भी आप मुझे बताया करिए कि सर इस चीज़ को आप फिर से समझाइए। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को लेकर के परेशान हैं कि सर आप पूरा सिलेबस कराइएगा, बीच में मत छोड़िएगा। तो बच्चों, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट हम आपको देंगे। एक फाउंडेशन आपको देंगे, एक बेस देंगे जो आगे चल करके आपको 10th में 11th और 12th की फिजिक्स में हेल्प करेगा। और जो IIT नीट या फिर इस तरीके के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले वीडियो था। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, धैर्यपूर्वक बेटा हर एक वीडियो लेक्चर का वेट करिए और अच्छे से उसको पढ़िए और एंजॉय करिए। चलिए, आज इस वीडियो लेक्चर बेटा हम लोग देखने वाले हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। बोर्ड पे मैंने लिखा भी है, परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब किसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे, किसे अनियमित परावर्तन कहेंगे, इसे समझना बहुत ही आसान है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। वजह क्या है? ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान नहीं देते, और यही छोटी छोटी बातें बाद में चल करके आपके लिए प्रॉब्लम कर देती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा परावर्तन के प्रकार। आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, मेरे साथ लिखना पढ़ना चालू कर दीजिए बेटा। आप बिना पेन और कॉपी के वीडियो लेक्चर देखा ही मत करिए, मैं डेली यही हर लेक्चर में बताता हूँ बेटा। तो परावर्तन के प्रकार, आप हेडिंग बना लीजिए, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का हो गया बेटा? 2 प्रकार का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला बेटा रेगुलर, दूसरा इरेगुलर। पहला रेगुलर, दूसरा इरेगुलर। समझ में आ रही बातें? अब किसे रेगुलर कहेंगे और किसे हम इरेगुलर कहेंगे बेटा, आप समझिए परावर्तन होता क्या है। इसको समझने के लिए पहले आपको एक बार परावर्तन को समझना पड़ेगा। परावर्तन क्या होता है? कहीं इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें चल रही होती हैं और वो किसी पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। फिर से सुनिए, परावर्तन क्या होता है? कहीं से प्रकाश आया, किसी सतह से टकराया, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला गया, इसी को तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यस बच्चों, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये जो परावर्तन हो रहा है बेटा, प्रकाश जब चलता है किसी प्रकाश स्रोत से, तो वो जो टकराने वाली सतह है ना बेटा, वो 2 प्रकार की हो सकती है। यस बच्चों, अब आप समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि वो जो 2 सतह की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2 सतह किस टाइप की हो सकती हैं बेटा। एक तो वो जहाँ पे प्रकाश टकराए और एकदम बेटा चिकनी सतह हो। कैसी सतह हो? चिकनी सतह। आप एकदम सोचा करिए मेरे साथ बेटा, जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे वैसे आप भी सोचा करिए, तभी आपको मजा आएगा। पहली बात तो वो जो प्रकाश है जहाँ पे जाके टकरा रहा है, जो परावर्तक पृष्ठ है, वो एकदम चिकनी सतह हो सकती है। चिकनी सतह हो सकती है, पॉलिशदार चिकनी सतह हो सकती है, जिसपे पॉलिश लगा हो बेटा, पॉलिशदार सतह हो सकती है। या तो बेटा वो खुरदरी हो सकती है। कैसी हो सकती है? खुरदरी सतह हो सकती है। समझ में आ रहा है? अरे भाई, सन से लाइट चली, कहाँ से चली? सन से लाइट चली, या बल्ब से लाइट चली, या किसी भी प्रकाश स्रोत से बेटा लाइट चली। अब वो 2 तरीके से टकरा सकती है, 2 प्रकार के सतह से टकरा सकती है। या तो वो किसी चिकनी सतह से टकरा जाए बेटा। चिकनी सतह क्या होती है? जैसे मान लीजिए जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं अपना, जिस शीशे में, जिस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, उससे वो आके टकरा जाए।
या उसी तरीके से किसी चमकदार पॉलिशदार सतह से आके टकरा जाए जो खूब स्मूथ हो, खूब चिकना हो, तो वहाँ से भी परावर्तन होगा। और वही सूरज की लाइट, वही सूरज की किरणें किसी लकड़ी की सरफेस पे पड़ जाए, किसी दीवार की सरफेस पे पड़ जाए, या मिट्टी की सरफेस पे पड़ जाए, धरती की सरफेस पे पड़ जाए, तो ये सब क्या होती है बेटा? खुरदरी होती हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातें बेटा? समझ में यदि आ रहा हो तो बेटा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब सन से लाइट चलती हैं तो वो जो किरणें होती है बेटा दो प्रकार की सतह से टकरा सकती हैं, या तो खूब पॉलिशदार चिकनी सतह हो जैसे बेटा कांच होता है, जिसमें हम लोग सुबह सुबह दर्पण देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, अपनी बॉडी देखते हैं, इमेज देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, या तो वो लकड़ी, कुर्सी, मिट्टी इत्यादि इस तरीके से दीवार, इस तरीके जो रफ सर्फेसेस होती हैं उससे वो टकरा जाए। अब इन दोनों प्रकार के सर्फेसेस में जो अंतर होता है बेटा वो उनकी चिकनाई का अंतर होता है। ये खुरदरा होता है और ये क्या होता है? ये चिकना होता है, प्लेन होता है। अब इससे क्या अंतर होता है बेटा? इससे ये अंतर हो जाता है, अगर सतह चिकनी है तो समझिएगा ध्यान से बेटा, अगर सतह चिकनी है तो यहाँ पर क्या होता है? चिकनी सतह को बेटा इस तरीके से दिखाया जाता है। नीचे जो ये लाइन पार रहे हैं ये समझ लीजिए ये पेंटिंग है बेटा, ये क्या है? पॉलिश किया गया है, और ऊपर जो है चिकनी सतह है। मान लीजिए प्रकाश की किरणें इस तरीके से बेटा आती हैं इस पर, ये यहाँ भी आ रही हैं, और खुरदरी सतह कैसे दिखाई जा रही है? यहाँ बोर्ड दिख रहा होगा। खुरदरी सतह यहाँ भी मान लीजिए पेंटिंग कर दिया गया, लेकिन वो इस तरीके से बेटा ऊबड़ खाबड़ एरिया के द्वारा दिखाई गई है। यहाँ से भी वही लाइट आ रही है बेटा, यहाँ से भी वही लाइट आ रही है। समझने का प्रयास करिए बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए एक ही प्रकाश स्रोत है, देखो ये इनका पैटर्न देखो, ये समांतर आ रही हैं, ये भी समांतर आ रही है। एक ही प्रकाश स्रोत है, ये दोनों प्रकाश की किरणें एक ही जगह से आ रही हैं। एक जगह चिकनी सतह पे टकरा रही है और एक जगह खुरदरी सतह पे टकरा रही है। ये बेटा आपकी चिकनी सतह है। कौन सी सतह है? चिकनी सतह। और ये कौन सी सतह है बेटा? खुरदरी सतह है। तो यहाँ भी परावर्तन होगा, यहाँ भी परावर्तन होगा। क्लियर बेटा? भाई प्रकाश का किसी भी सतह से टकराएगा तो जरूर परावर्तन होगा, चाहे वो चिकना हो, चाहे खुरदरा हो, चाहे जैसे भी होगा। अगर आई और टकराई तो परावर्तन जरूर होगा। यहाँ भी परावर्तन होगा, यहाँ भी परावर्तन होगा। अगर यहाँ परावर्तन हुआ, यहाँ परावर्तन हुआ, तो दोनों जगह बेटा परावर्तन के नियम लगेंगे। बोलिए आप लोग बेटा, दोनों जगह परावर्तन के नियम लगेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, कहते हैं सर यहाँ तो अनियमित परावर्तन, यहाँ परावर्तन के नियम नहीं लगेंगे। नहीं बेटा, परावर्तन के नियम यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ पे बेटा परावर्तन का नियम लगेगा, परावर्तन का नियम लगेगा, यहाँ भी परावर्तन का नियम लगेगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, परावर्तन का नियम लगेगा। परावर्तन का नियम कहता है आप नॉर्मल खींचिए, नॉर्मल खींचिए, तो ये आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या होगा बेटा? बराबर होगा। ये आप ध्यान से देखिए, ये जो किरणें हैं समांतर आई थी, समांतर चली गई। ध्यान से समझिए, समांतर आई थी, समांतर चली गई। जिस कोण पर आपतित हुई थी उसी कोण पर ये चली गई। लेकिन यहाँ देखो बेटा, यहाँ परावर्तन का नियम तो यहाँ भी लगेगा, लेकिन इसकी सतह क्या है बेटा? खुरदरी है। इसकी सतह खुरदरी होने के नाते हर प्रकाश की किरण का आपतन कोण अलग अलग होगा। ये बेटा आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ देखो सबके लिए आई का मान बराबर था। ये जो पहली वाली किरण है इसके लिए आई, दूसरी वाली किरण का इसका आई, तीसरी किरण का आई, इन तीनों किरणों का आई एक जैसा था। क्यों? क्योंकि सतह बेटा चिकनी थी। लेकिन यहाँ इन तीनों किरणों के लिए आई की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर बेटा आई की वैल्यू अलग अलग है क्योंकि ये सतह खुरदरी है, तो बताओ आर अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा कि सेम होगा? मुझे कमेंट करके बताइए बेटा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आप मेरी बातों को समझ रहे हो, तो आप मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स करिए बेटा। अगर यहाँ आई की वैल्यू अलग अलग है तो बताओ क्या आर अलग अलग होगा कि सेम होगा? यस बच्चों, आर अलग अलग होगा। भाई परावर्तन के नियमानुसार जितना आई होगा उतना ही आर होगा। अगर इसके लिए आई की वैल्यू है तो उसके लिए आर की वैल्यू अलग होगी, इसके लिए आई की वैल्यू अलग है तो इसके लिए आर की भी वैल्यू अलग होगी। मतलब जब ये किरणें बेटा लौटेंगी तो ये कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी और कोई बेटा इधर चली जाएगी। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ जिस पैटर्न में आई थी
उसी पैटर्न में वापस गई। यहाँ जिस पैटर्न में आई थी क्या उसी पैटर्न में वापस गई? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हुआ। यही तो हो गया बेटा, बदल गई, यही चीज़ें बदल गई, यही हो गया मैजिक यहाँ पर। ये खुरदरी सतह होने के कारण इनका पैटर्न बेटा बिगड़ गया। कोई इधर भागी, कोई उधर भागी, कोई उधर भागी, इधर उधर भागती ही चली गई। तो इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? अनियमित परावर्तन। अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा, परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित और एक अनियमित। चलिए परिभाषा लिख लिया जाए, नोट्स कंप्लीट कर लिया जाए। तो आप हेडिंग लिखिएगा बेटा। हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग पहला है नियमित परावर्तन। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, समझाने का काम हो गया ख़त्म। आप इसको वीडियो पास करके, अच्छा अभी नोट्स बनवा रहे हैं बेटा, तो समझाने का काम हो गया, थोड़ा सिस्टमेटिक काम करा दे रहे हैं बेटा। ओके, तो परावर्तन कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। आप लिखिए बेटा मेरे साथ, परावर्तन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। तो पहले आप हेडिंग लिखिएगा। पहली हेडिंग जो है क्या रहेगी आपकी? नियमित परावर्तन। पहली हेडिंग बेटा नियमित परावर्तन। इसको आप कहते हो रेगुलर, क्या कहते हो? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हो बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरणें, लिखिए आप मेरे साथ बेटा, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं, किसी चिकनी सतह पर क्या करती हैं बच्चों? टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात परस्पर समांतर, परावर्तन के पश्चात परस्पर समांतर निकलती हैं। परावर्तन के पश्चात कैसे निकलती हैं बेटा? परस्पर समांतर निकलती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात परस्पर समांतर निकलती हैं। इसे नियमित परावर्तन, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? नियमित परावर्तन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, सतह होनी चाहिए बेटा चिकनी, और परावर्तन के पश्चात आपस में क्या होने चाहिए? समांतर। ये दो बातें बेटा आप याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दो बातें सिर्फ याद रखना। पहली बात तो चिकनी सतह होनी चाहिए, जहाँ पे लाइट आके इंसिडेंट हो रही है सतह चिकनी होनी चाहिए, और जो परावर्तन होकर के जब वापस जा रही हैं तो आपस में एक दूसरे के कैसे होने चाहिए बेटा? पैरेलल होने चाहिए। तो वो कैसा परावर्तन होगा बेटा? रेगुलर परावर्तन होगा। तो देख लीजिए, इसके लिए बेटा एक डायग्राम बना दे रहे हैं यहाँ पर। फिर से वही डायग्राम, फिर से वही डायग्राम। ये प्रकाश की किरण आ रही है, देखो ये आपतन कोण है, इसके लिए दूसरी प्रकाश किरण आ रही है, इसके लिए आपतन कोण ये है, तीसरी प्रकाश किरण आ रही है, इसके लिए आपतन कोण ये बेटा। जो जिस एंगल पर आई है वो उसी एंगल पर वापस जाएगी बेटा। ये देखो आपतित किरणें हैं और ये इनका आपतन कोण है। ये जिस एंगल पर आ रही हैं उसी एंगल पर ये वापस जा रही हैं। तो देखो ये जाने वाली किरणें परस्पर क्या है? समांतर है। और ये जो सतह बेटा वो चिकनी सतह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चिकनी सतह, चिकनी सतह। और ये समांतर परावर्तित, समांतर परावर्तित किरणें। तो दो बातें होनी चाहिए बेटा। दो बातें कौन कौन सी? सतह चिकनी होनी चाहिए और परावर्तन के पश्चात समांतर किरणें होनी चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे बेटा? नियमित परावर्तन कहेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा जो आपको नोट करना है। नियमित परावर्तन के लिए क्या जरूरी है? नियमित, आप लिखते जाइए अच्छे से। नियमित परावर्तन के लिए
नियमित परावर्तन के लिए क्या जरूरी है बेटा? चिकनी सतह का होना आवश्यक है। पहली बात, अगर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन कराना है तो दिस इज मस्ट कंडीशन, सरफेस चिकनी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। क्लियर बेटा? ओके, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा, ये जो नियमित परावर्तन, जो इमेज बनता है, इमेज किसी भी वस्तु का बेटा इमेज बनता है, उसकी वजह क्या होती है? नियमित परावर्तन होता है। जैसे बेटा आप दर्पण लेते हैं, हम लोग शीशे में अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं, शीशे से भी परावर्तन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने चल रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। जैसे जरा दर्पण लिया हम लोगों ने चेहरा देखने के लिए, सैलून में हम जाते हैं, घरों में भी हमारे पास कांच होता है, अलमारी में जो कांच लगा हुआ होता है, हम उसके सामने जब खड़े होते हैं तो हमारे पूरे बॉडी का बेटा क्या होता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो कैसे बनता है प्रतिबिंब वो आप समझो बेटा। हमारे बॉडी पर कहीं से प्रकाश आता है, समझना, बहुत ध्यान से समझना। हमारे बॉडी पर कहीं से प्रकाश आता है और वो प्रकाश परावर्तित होकर के दर्पण पर जाता है। हमारी बॉडी पर प्रकाश आया और बॉडी से टकरा करके कहाँ गया? दर्पण पर। फिर दर्पण से टकरा करके हमारी आंख पर आता है, तो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिख जाता है। क्लियर हो रही बातें? क्या क्या मैंने बताया? हमारे बॉडी पर प्रकाश स्रोत से लाइट आके टकराई, टकराने के बाद दर्पण पे गई, दर्पण से फिर टकरा करके वापस हमारी आंख पर आई, तो उसमें इमेज हमारा बन जाता है बेटा। अब दर्पण से परावर्तन हुआ तो कौन वाला परावर्तन हुआ? रेगुलर वाला। तो रेगुलर परावर्तन ही प्रतिबिंब बनाता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। एक बार पूछा गया था बेटा क्वेश्चन कि किताब से भी परावर्तन होता है। जैसे अगर सामने एक बुक अपने रख दिया जाए तो उसमें अपनी फ़ोटो क्यों नहीं छपती है? तो अगर चेहरा हम बुक में अपना देखना चाहे तो देख सकते हैं बच्चों, क्यों नहीं देख सकते हैं? वजह यही है बेटा, क्योंकि परावर्तन वहाँ भी हो रहा है लेकिन वो नियमित वाला नहीं होता है। वो नियमित का परावर्तन नहीं होता बेटा, वो अनियमित परावर्तन। हमारे चेहरे से लाइट तो गई, हमारे चेहरे से लाइट गई, उस पुस्तक से टकराई, टकराने के बाद वो बिखर गई, कोई इधर गई, कोई उधर गई, कोई इधर गई, बिखर गई बेटा, वो अनियमित परावर्तन हो गया, इसलिए उसमें हमारी फ़ोटो नहीं दिखती है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि दर्पण में तो चेहरा दिखता है, प्रतिबिंब बनता है, लेकिन पुस्तक में नहीं बनता है, इसका सिंपल सा रीज़न आप बता दीजिएगा। दर्पण के द्वारा नियमित परावर्तन होता है, जबकि पुस्तक, दीवार, कुर्सी, मेज, मिट्टी के द्वारा अनियमित परावर्तन होता है। और अनियमित परावर्तन में कभी प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि उसमें पैटर्न बिगड़ जाता है बेटा। हमारे बॉडी से जो लाइट गई वो उसी पैटर्न में वापस नहीं आती, कोई इधर भाग गई, कोई उधर भाग गई, तो कैसे फ़ोटो बनेगा भाई? नहीं बनेगा बेटा। तो दूसरी बात ये है, नियमित परावर्तन के कारण ही क्या बनते हैं बेटा? प्रतिबिंब बनता है। नियमित परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है। नियमित परावर्तन में, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नियमित परावर्तन में प्रकाश का 98% भाग, कितना भाग बेटा? 98% भाग परावर्तित, 98% भाग परावर्तित हो जाता है। कितना भाग परावर्तित होता है बेटा? 98% भाग परावर्तित हो जाता है। और बात नंबर 4, चौथा जो नोट होगा बेटा वो आपको क्या लिखना है? तो चौथा नोट ये आपको लिखना है, क्या हो गया? ये नियमित परावर्तन में प्रकाश का 98% भाग क्या हो जाता है बेटा? परावर्तित हो जाता है। ठीक है, बस इतनी ही बातें आपको नोट करना बेटा। तो नियमित परावर्तन के लिए क्या क्या ज़रूरी है? चिकनी सतह का होना जरूरी है, नियमित परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है, और नियमित परावर्तन में 98% भाग परावर्तित होता है। एक बात बेटा और जो याद आ रही है उसको लिख लेना है। नियमित परावर्तन में यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप लिखिएगा। नियमित परावर्तन में, नियमित, यदि नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन करके लिख लीजिएगा। नियमित परावर्तन में प्रकाश जिस पैटर्न में
आपतित होता है, जिस पैटर्न में बेटा क्या आपतित होता है, उसी पैटर्न में क्या होता है बेटा परावर्तित होता है। शायद नहीं दिख रहा है नीचे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बेटा, परावर्तित होता है। तो ये जो चौथी बात है ना बेटा, वो मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चौथी जो बात है बेटा, जैसे लाइट जिस पैटर्न में आती है उसी पैटर्न में वो वापस जाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन अभी आपको पढ़ा रहे हैं उसमें पैटर्न उसका बदल जाता है। देखो ये परस्पर ऐसे आ रही थी समांतर, और जब परावर्तन हुआ तो परस्पर समांतर ही गई हैं। तो जिस पैटर्न में आती है बेटा उसी पैटर्न में वो वापस चली जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? हम साइड हो जा रहे हैं, वीडियो को आप पॉज करिए बेटा, रोकिए और आप देख करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ओके बेटा, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आप हेडिंग डालिए अनियमित परावर्तन। अब इससे ज़्यादा बेटा आपको नियमित अनियमित के बारे में कोई क्या पढ़ाएगा, जितना भी मैंने पढ़ाया इतनी जानकारी बेटा बहुत है, मोर देन सफिशिएंट बेटा। इतना आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जो भी पढ़ा रहे बेटा उससे ज़्यादा कहीं से भी कुछ भी पूछा नहीं जाएगा आपसे। आपको एक फाउंडेशन लेवल की तैयारी करवा दे रहे हैं, जो आपको बेटा आगे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी में हेल्प करेगा। आप हेडिंग क्या बनाए हैं बेटा? अनियमित परावर्तन। नेक्स्ट हेडिंग बेटा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को क्या कहेंगे बेटा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे बेटा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सॉरी बच्चों, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर टकराती हैं तो वहाँ से जो परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है बेटा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो समझा तो दिए थे, फिर नोट्स बनाना है और भी जो बेसिक बातें वो समझाना है। लिखिएगा, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह से टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात परस्पर समांतर नहीं होती हैं। परस्पर समांतर नहीं होती हैं, उसमें होती थी, इसमें नहीं होती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात परस्पर समांतर नहीं होती हैं, तो वह अनियमित परावर्तन, तो वह क्या कहलाता है बेटा? अनियमित परावर्तन कहलाता है। चलिए फटाफट देख लीजिए इसका चित्र, इसका डायग्राम देख लीजिए। ये कोई सतह है बेटा, अपारदर्शी सतह है। ये जो लाइन खींच दिया जाता है इसका क्या मतलब होता है कि लाइट इस पार से इस पार नहीं जा पाएगी। सतह खुरदरी बनाना है तो इसको इस तरीके से बना दिया जाता है। ये देखिए लाइट ऐसे ऐसे आ रही है। ये जो लाइट आ रही है ना बेटा, ये सतह जो होती है खुरदरी होती है। जैसे दीवार की सतह, लकड़ी की सतह, मिट्टी की सतह देखने में बेटा भले चिकनी होती है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके जो सतह होती है ना वो बहुत उबड़ खाबड़ दिखती है बेटा। उसमें बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे, उबड़ खाबड़। जैसे कोई लकड़ी है ना, कोई लकड़ी है, लोहा है, प्लास्टिक है, वो देखने में भले चिकनी लगती है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना उसमें बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे, वो उबड़ खाबड़ दिखेगी, तो उसे कहते हैं रफ सरफेस, उसे कहते हैं खुरदरी सतह है। तो ये जो प्रकाश की किरणें बेटा जब इस सतह पर आके टकराती हैं तो देखो सतह पर यहाँ जो आपतन कोण होगा ना प्रत्येक किरण के लिए बेटा अलग अलग होगा। इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है। तो यहाँ भी परावर्तन का नियम बेटा लगता है। आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर यहाँ भी होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ भी आपतन और परावर्तन का नियम सब लगता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के यहाँ भी बराबर होता है। लेकिन यहाँ मुश्किल क्या है बेटा, यहाँ चेंज क्या हो, यहाँ सबके लिए आपतन कोण अलग अलग हो जाता है। यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, सबके लिए अलग अलग हो जाता है। अब अगर ये इधर भाग के गई तो ये वाली इधर भाग के चली जाएगी और ये वाली इधर भाग के चली जाएगी। तो देखो ये जितनी किरणें बेटा वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाती है, क्योंकि अलग अलग आपतन कोण है तो सबका अलग अलग परावर्तन कोण होगा। भाई अलग अलग किरणों का बेटा अगर आपतन कोण अलग अलग है तो उनका परावर्तन कोण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ भी परावर्तन का नियम लगा है, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ये आप डायग्राम बना लीजिए बेटा, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। तो कुछ नोट लिखवा देते हैं आपको इसके बारे में। तो अनियमित परावर्तन के लिए, अनियमित परावर्तन के लिए खुरदरी सतह, कैसी सतह बेटा, खुरदरी सतह होना चाहिए। कैसी सतह होना चाहिए बेटा, खुरदरी सतह। अनियमित परावर्तन के लिए कैसी सतह होनी चाहिए, खुरदरी सतह। अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता बेटा, अनियमित परावर्तन में वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। अनियमित परावर्तन में, अनियमित परावर्तन में वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। अनियमित परावर्तन में क्या नहीं होता बेटा, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। तीसरा पॉइंट, अनियमित परावर्तन, जैसे आपने देखा बेटा नियमित परावर्तन में 98% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर 100 किरणें गई हैं तो उसमें से 98 किरणें वापस आ जाती हैं। बाकी 2 किरणों का क्या होता है, इसके बारे में सोचा आपने? बाकी 2 किरणें बेटा एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एब्जॉर्ब, जैसे मान लीजिए लकड़ी की सतह है, उस पर 100 किरण जाके स्ट्राइक हुए, कोई ज़रूरी नहीं वो 100 के 100 वापस आए, वो कुछ को क्या करेगा, अवशोषित कर लेती हैं। तो जो सरफेस होती हैं, जो मटेरियल्स की सरफेस होती हैं, जो पदार्थों के सरफेस होते हैं, सतह होती है वो क्या करती है बेटा, पदार्थों को अवशोषित भी कर लेती है, सॉरी प्रकाश को अवशोषित भी कर लेती है। सॉरी बच्चों, तो जब सतह चिकनी होगी, जब सतह कैसी होगी, चिकनी होगी, तो लगभग 98% भाग क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब सतह खुरदरी होगी तो उसमें अधिकांश भाग क्या होगा बेटा, अवशोषित हो जाएगा। केवल कुछ भाग ही परावर्तित होगा और जो भी परावर्तित होगा वो परस्पर समांतर भी नहीं होगा। पहली बात तो ज़्यादा भाग, अधिकांशतः भाग जो है लगभग बेटा 60 से 70% भाग तो अवशोषित हो जाता है। समझने का प्रयास करिए बेटा, लगभग प्रकाश का 50 से 60-70% भाग उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषित हो जाता है और जो बचता है वो भी अलग अलग दिशाओं में बेटा क्या होता है, फैल जाता है। तो प्रतिबिंब कैसे हमारा बनेगा? 1 मिनट का पानी मुझे पी लेने दीजिए, थोड़ा गला सूख गया है। हाँ देखिए बेटा, अनियमित परावर्तन में क्या हो रहा है इसको आप समझने का प्रयास करिए। अनियमित परावर्तन में पहली बात सतह तो खुरदरी है, प्रकाश का अधिकांश भाग वो खुरदरी होने के नाते अवशोषित हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसका परावर्तन होगा, और भी परावर्तन निश्चित पैटर्न में नहीं, अलग अलग दिशाओं में हो जाएगा। तो इसलिए प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसलिए पुस्तक में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, दीवार में नहीं देख सकते हैं, और भी जो खुरदरी सतह वहाँ पे हम अपनी इमेज नहीं देख सकते हैं। तो अनियमित परावर्तन बस का प्रतिबिंब इसलिए बेटा नहीं बनता है। अनियमित परावर्तन में प्रकाश का अधिकांश भाग अवशोषित क्या हो जाता है बच्चों, अवशोषित हो जाता है। केवल कुछ भाग का ही
केवल कुछ भाग का ही परावर्तन होता है, केवल कुछ भाग का ही परावर्तन होता है। चौथा पॉइंट, तो केवल कुछ भाग का ही क्या होता है बेटा, परावर्तन होता है। ओके बेटा, इतना आप नोट कर लीजिए, नीचे जगह नहीं है बेटा। और चौथा पॉइंट ये है, आप सुन लीजिए, अनियमित परावर्तन में जो परावर्तित किरणें बेटा वो परस्पर समांतर नहीं होती, इसको आप सुन करके नोट कर लीजिए। अनियमित परावर्तन में किरणें परस्पर समांतर नहीं होती हैं। वीडियो पॉज करिए, इसको आप नोट करिए बेटा, आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर। हेडिंग आप बना लीजिए, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर। जैसा कि बेटा आपने दोनों प्रकार के परावर्तन को देखा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बेटा ये अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर कर सको बेटा आप शेयर करिएगा। और हमारे इस चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस परिवार को बड़ा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेटा जोड़ना है, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या जो कोचिंग कर भी रहे हैं वो उनको भी यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ बेटा नई सीख जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ नया यहाँ पर ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। हम आपके लिए बेटा मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में क्या अंतर बेटा, पहला जो डिफरेंस है, नियमित परावर्तन में जिस पैटर्न में बेटा लाइट आती है उसी पैटर्न में वापस चली जाती है। आपने देखा बेटा नियमित परावर्तन में क्या हुआ था, पहला अंतर तो यही हो जाएगा, जिस पैटर्न में प्रकाश की किरणें आती हैं उसी पैटर्न में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जाती हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या था बेटा, प्रकाश किरणें आ तो रही थी समांतर, लेकिन कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। तो पहला डिफरेंस यही हो गया बेटा, जिस पैटर्न में किरणें, लिखते जाइए आप लोग मेरे साथ बेटा, जिस पैटर्न में किरणें आपतित होती हैं उसी पैटर्न में परावर्तित होती हैं, उसी पैटर्न में परावर्तित होती हैं। ये पहला अंतर है, सबको समझ में आया। रेगुलर परावर्तन में जिस पैटर्न में आपतित होती है उसी पैटर्न में परावर्तित होती है। जबकि इसमें क्या होता है, जिस, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं बेटा, परावर्तन के पश्चात क्या बच्चों, पैटर्न बदल जाता है। परावर्तन के पश्चात पैटर्न बेटा बदल जाता है। चलिए दूसरा अंतर बेटा, परावर्तन कैसी सतह होनी चाहिए बेटा, परावर्तन के लिए कैसी सतह होनी चाहिए, चिकनी सतह का होना जरूरी है। परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, चिकनी सतह। परावर्तन के लिए चिकनी सतह का होना आवश्यक है। अगर सतह चिकनी है तभी बेटा नियमित होगा। और यहाँ पर परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, खुरदरी सतह होना चाहिए। ठीक। तीसरा जो अंतर है बेटा, नियमित परावर्तन में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है बेटा। मैंने अभी आपको समझाया नियमित परावर्तन में क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब बनता है। जबकि क्या बेटा, अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं
बनता है, अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। इतना बेटा आप नोट करिए, वीडियो को पास करके नोट करिए। अभी हम मिटा रहे हैं, चलिए ऊपर से कुछ बातें हम मिटा दे रहे हैं। 3 हो गया अंतर। चौथा अंतर देखिए बेटा, नियमित परावर्तन में क्या होता है बेटा, प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित होता है, लगभग कितना बेटा 98%। नियमित परावर्तन में, नियमित परावर्तन में प्रकाश का, नियमित परावर्तन में प्रकाश का लगभग 98% भाग परावर्तित होता है। क्या होता है बेटा, परावर्तित होता है। जबकि यहाँ क्या होता है बेटा, अनियमित परावर्तन में, अनियमित परावर्तन में प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है बेटा, अवशोषित हो जाता है। ध्यान से समझिएगा बेटा, अवशोषित हो जाता है। अधिकांश भाग बेटा इसका अवशोषित हो जाता है, परावर्तन इसका बहुत कम होता है, मतलब 40 से 50% भाग, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है बेटा। ये अवशोषित हो जाता है, बाकी जो बचता है उसका परावर्तन होता है। तो यही वजह है कि बेटा इसमें प्रतिबिंब बनता है और इसमें प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये बेटा हो गया आपका नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर। उम्मीद करते हैं बेटा वीडियो आपको बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया, जितनी भी चीज़ें सिखाया, सब बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा बेटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा बेटा, और वीडियो आप देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करिए बेटा। हम देखते हैं वॉचिंग टाइम व्यूज़ बहुत सारे रहते हैं, लेकिन लाइक जो है कम रहते हैं। तो प्लीज़ बेटा आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपने जो भी ग्रुप रखा हुआ है, उन सभी ग्रुप में आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। ओके बाय।